नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका फिर स्वागत है। खैर मकदम। मैं हमेशा आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो मुझे समझ में आती हैं और किताब से रिलेटेड होती हैं, कोर्स से रिलेटेड होती हैं, और मेरे मन में जो हमेशा बीमारी चलती रहती है उसके विषय में मैं जानकारी आपको देता हूँ। मेरा विषय कैंसर है। कैंसर में मैं इम्यूनोथेरेपिस्ट हूँ। जो भारत में इम्यूनोथेरेपी हम लोगों ने स्टार्ट की थी, सेल बेस्ड थेरेपी, उसका मैं पहला बंदा हूँ भारत में जिसने पब्लिकेशन की थी 20 साल पहले। तो 20 साल से हम लोगों ने तकरीबन 14,000 मरीज़ों का इलाज किया होगा। उन मरीज़ों के आधार पे और जानकारियाँ प्राप्त करने के आधार पे मैं अपने प्रोग्राम को जो है संयोजित करता हूँ, उसी के विषय में बात करता हूँ। आज का विषय जो है वो कैंसर से भी मिला हुआ है, लेकिन कैंसर के बेसिस पे है। कैंसर का बेसिस क्या होता है? अच्छा, हम एक कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशन अंग्रेजी में, या हम ये कहते हैं कि हमने ये धारणा रखी और उस धारणा के आधार पे हमने रिसर्च करी, और हमारी रिसर्च सिर्फ धारणा को सिद्ध करने के लिए की गई है, या धारणा को सिद्ध करना है, दूसरा बंदा जो रिसर्च करेगा वो धारणा को सिद्ध नहीं करेगा। यानी मन में धारणा है, मन में विचार आया, तब मैंने रिसर्च का टॉपिक चुना। थोड़ा सा आपको समझना होगा मेरी बातों को। पहले मेरे पास एक नोशन था कि मैं इसको इस आधार पे लेके चलूं। उन आधारों की बात मैं आज आपसे करने वाला हूं, जो एक तरीके से चेतावनी भी है और आपको समझाने का तरीका भी है कि आप इन चीज़ों पे, प्री कंसीव्ड नोशंस की रिसर्च पर पूरा अमल नहीं कर सकते। कैंसर की विपदा जो है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल, कहीं ज़्यादा गंभीर है, और इसका सरल उपचार और सरल तरीके से समझाना नामुमकिन है। ये भगवान के ही भरोसे है कि ये बीमारी हो जाती है। ये भगवान का ही एक प्रकोप है जो किसी किसी को दिया जाता है इम्तिहान लेने के लिए उसका, या उसके वजह से और लोगों का इम्तिहान कि मुझे पहचानो, मैं हूं, इस धरती पे हूं, तुम्हारे लिए अच्छा भी हूं और तुम्हारे लिए बुराई भी कर सकता हूं। मैं डीएनए की बात करना चाहता हूं आज आपसे। लोग कहते हैं जीनोम में कैंसर होता है। जीनोम क्या होता है कि मेरे शरीर के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल इस किस्म का है जो सीढ़ी के प्रकार से है, सीढ़ी जैसे बनी हुई है। डीएनए में दो आर्म्स हैं उसके, उसपे बीच में डंडे हैं, और वो डीएनए जो है वो माँ और बाप से मिलके बनता है। आधा माँ का डंडा आता है, आधा बाप का डंडा आता है, दोनों मिल जाते हैं और वो एक डंडा पूरा हो जाता है। इस डंडे की कड़ियों में कभी कभी संशोधन हो जाता है, और कभी उसमें ऊपर चली गई डंडी, कोई नीचे चली गई। किसी का जो पहलू था, या समझ लीजिए कि उसमें एक कलर कोडिंग है, एक डंडी लगी है पीली, एक लगी है हरी, फिर पीली, फिर एक हरी, या फिर 3 हरी। पीली हरी का मैं कॉम्बिनेशन आपको बताना चाह रहा हूं। ये नॉर्मल है या ये अबनॉर्मल हो गई डंडियां डीएनए की? तो बहुत से लोगों ने प्री कंसीव्ड नोशन लेके चले कि भाई इस डंडियों का हम साधार करते हैं, इसका आचरण करते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि कैंसर में कितने लोगों में ये ऐसा पाया भी गया, ऐसा होता है। मेरा एक चीज का सवाल है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसकी स्टडी जब की गई तो उसमें भी वो डंडियां पाई गई, कम मात्रा में पाई गई, तो उनको कैंसर क्यों नहीं हुआ? पहली बात, पहला एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं कि कैंसर एक एज पे ही जाके क्यों हुआ। मान लीजिए मेरी 50 साल की एज है, वो डंडियां तो मैं जब पैदा हुआ था तब भी वैसी लगी हुई थी। डीएनए स्ट्रक्चर तो मेरा जब भी म्यूटेशनल वाला स्ट्रक्चर था, आज तो म्यूटेशन नहीं हुआ। वो तो शरीर का आधार है, फिंगरप्रिंटिंग है। जो डीएनए से मैं पैदा हुआ वो डीएनए मेरे पैदाइश से लेकर मरने तक वही डीएनए है। तो ऐसा क्या हो गया कि 50 साल की उम्र में जाके मुझे कैंसर हुआ? क्यों ना 1 साल की उम्र में हो गया, क्यों ना 2 साल की उम्र में हो गया, क्यों ना 60 साल की उम्र में हुआ? तो ये दूसरा आपको मैं वो दे रहा हूं उदाहरण कि इसको भी बात समझना है कि हम एक पर्टिकुलर थ्योरी को सिद्ध करने के चक्कर में लाखों लाख करोड़ रुपया पैसा खर्च कर देते हैं और सिद्ध होता नहीं है। सिद्ध हो भी जाए तो उपचार नहीं होता। उपचार अगर होने लगा
तो कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि इम्यूनोथेरेपी उस डीएनए के स्ट्रक्चर में, अब दूसरी बात मैं करूं, मैं अभी आपको भटकाना नहीं चाहता, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं मेरी बातें। तीसरी बात मैं आपसे कहूं, जब वो स्ट्रक्चर होता है तो वो एक प्रोटीन का जन्म देता है। मान लीजिए एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस हमारे शरीर में जो बनता है वो डीएनए के स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। तो हम कहते हैं प्रोटियोमिक्स, क्या प्रोटीन खराब बनना शुरू हो गई जिससे कैंसर हुआ? ये भी पाया गया ऐसा भी होता है। तो वो प्रोटीन जब खराब पैदा भी हो रही है, डीएनए स्ट्रक्चर भी खराब है, तो फिर वही बात आ गई कि 50 साल की उम्र में जाके क्यों हुआ, ये 5 साल की एज में क्यों नहीं हो गया? तो अब हमारा जो दायरा है वो वसी होता है, हम उसको और बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो होती हैं लेकिन उनके लिए, उनकी निकासी के लिए कोई रास्ता भी बनाया भगवान ने, कि खराब चीज तो मैंने बना दी, गलती तो हो गई डीएनए में, लेकिन उसकी निकासी को मैं पूरा करूंगा इम्यून सिस्टम से। यहां इम्यून सिस्टम का आपके सामने अक्स आता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो खराब चीज को पैदा हो रही है लेकिन उसको पनपने नहीं दे रहा है। पैदा होना और पनपना दो चीजें अलग अलग हैं। ये हमारे हिंदी बोलने वाले लोग समझेंगे, हिंदी के समझने वाले। वो चीज पैदा तो हो रही है लेकिन अक्सरियत में नहीं आ रही है, ज्यादती में नहीं जा रही है। उसकी निकासी इम्यून सिस्टम पहचान के नॉकडाउन कर रहा है, उसे नॉकडाउन कर रहा है, नॉकडाउन कर रहा है, खत्म करता जाता है, नष्ट करता जा रहा है, नष्ट करता जा रहा है। ऐसा हुआ कि कभी इम्यून सिस्टम भूल गया, ये इत्तेफाक है कि वो किस उम्र में भूला या क्यों भूला, नॉकडाउन मैकेनिज्म थोड़ा चेंज हो गया तो कैंसर के सेल्स ने पनपना शुरू कर दिया। ये जो थ्योरी है या ये मेरा जो प्री कंसीव्ड नोशन है, ये उन थ्योरीज के ऊपर चढ़ के आ जाता है कि ऐसा ही हो रहा है। यही मैंने 20 साल में प्रूव करने की कोशिश करी इलाज करके कि हमने अगर कन्वेंशनल थेरेपी दी है, कैंसर को एक समय में नष्ट किया है। एक समय से मुराद है कि मैंने 3 महीने का इलाज कैंसर के मरीज का किया और कैंसर उसका ठीक हो गया, और अब मैंने उसके इम्यून सिस्टम को भी ठीक कर दिया तो वो कैंसर लौट कर नहीं आएगा। और अगर मैंने इम्यून सिस्टम को छोड़ दिया खाली तो कैंसर लौट कर आएगा। ये चीज आपको समझाना थी, इम्यून थेरेपी की क्या धारणा है, क्या विचार है और क्या विचार के आधार पे है, और डॉक्टर जमाल ने क्या रिसर्च 20 साल में की जिससे कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई कि नहीं हुई, जिससे आप लोगों को फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। रहा सवाल यह कि क्या मैं सबके लिए ठीक करने वाला आदमी हूं? बिल्कुल नहीं, मैं भी फेल होता हूं। वो फेलियर मेरी टेक्नोलॉजी का फेलियर है, मेरी पहचान का फेलियर है कि मैंने जो शरीर को सही चीज चाहिए थी वो हमारे लेबोरेटरी में पहचान के लायक नहीं थी। हमारी विजडम वहां काम नहीं कर रही थी। यानी एक होती है विजडम, समझ, सूझबूझ, वो मेरी वहां तक नहीं पहुंची, इसलिए मैं फेल हो गया। थ्योरी फेल नहीं हुई। यानी मैं समझना चाहता हूं, आप कहेंगे कि ये क्या ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो गोलमोल हो रही हैं। मान लीजिए मैंने सोचा कि इसमें ये कैंसर के एंटीजन हैं जिनके खिलाफ मुझे इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है, लेकिन पता ये चला कि वो 3 सिस्टम नहीं काम कर रहे थे। मैंने गलत सोचा था, कोई और सिस्टम थे जो नीचे दबे हुए थे जो काम कर रहे थे। उस वक्त तक देर हो गई। तो क्योंकि ये भी एक ऐसा है कि ये भी एक हमारे विचार पे आधारित है कि मैंने कितने पेशेंट्स को किया, कौन से एंटीजन डाले। अब मान लीजिए मैं 14,000 मरीज इलाज कर चुका हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस उस बंदे से बहुत ज्यादा होगा जो आज इम्यूनोथेरेपी शुरू करने वाला है, जो आज इस फील्ड में आया है। उसके लिए वो आज पहला दिन होगा, मेरे लिए आज 20 साल हो गए। तो मेरे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं या मेरे जो आंकड़े हैं वो ज्यादा मेरी मदद करेंगे मरीज को बेहतर करने के लिए, ना कि एक नया आदमी इस चीज में कूद के आ जाए और बगैर हमसे सलाह लिए अपना काम शुरू कर दे। मिसाल के तौर पे आपने मोटरसाइकिल खरीदी अच्छी कंपनी की, एक साहब ने कहा मैं भी मोटरसाइकिल बनाता हूं लेकिन आज ही मैंने फैक्ट्री शुरू की है। आप किससे मोटरसाइकिल खरीदेंगे? जिन्होंने अभी अभी लगाई है फैक्ट्री, जिनका बारे में जो अभी पुर्जे ढूंढ रहे थे।
ये भी एक चीज है। तो मेरे पास लोग आते हैं, मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर ने कहा है कि इस पे मत जाओ, इससे कोई फायदा नहीं होता। अरे भाई, किस आधार पे कह दिया? तुमने मरीज भेजे कभी कोई? तुमने उस मरीज के बारे में मुझे पता किया कि मैंने भेजा था ये मरीज, इसका रिजल्ट क्या आया? मरीज तो खुद चल के आया जब तुमने हाथ खड़े कर दिए। वो मरीज तुम्हारे पास वापस जाएगा भी नहीं, क्योंकि तुम तो हाथ पहले ही खड़े कर चुके थे। अब तुमने कहा कि कार टी सेल थेरेपी ले लेते हैं, वो हम कर रहे हैं। कार टी सेल थेरेपी का रिसर्च कंप्लीट पूरी अभी हुई है। अभी कार टी सेल थेरेपी 1-2 साल पहले शुरू हुई है। आपने मुश्किल से 5 मरीज किए होंगे, 10 मरीज किए होंगे, 50 मरीज किए होंगे। उससे ऊपर के आंकड़े भारत में अभी नहीं हैं, हो जाएंगे 10 साल में। आपने उसको एक फैंसी वर्ड दे दिया, कार टी सेल थेरेपी। अब वो कंफ्यूज हो गया मरीज। उसने आके फिर मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब वहां पर बात हो रही थी कार टी सेल थेरेपी की। तो मैंने कहा भाई, उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले शुरू की होगी कार टी सेल थेरेपी। मैं तुम्हें देने के लायक मैं भी हूं, कार टी सेल थेरेपी मैं भी दे सकता हूं। लेकिन अभी जो हमने 20 साल की रिसर्च की है, उसके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, वो उसके रिजल्ट्स हैं, उनको देखकर उनको सीखो। उनसे अगर हमें फेल होंगे वहां, तब हम कार टी सेल थेरेपी की बात करेंगे। तो ये आंकड़े, चूंकि एक 14,000 पेशेंट्स का आंकड़े और एक 50 पेशेंट के आंकड़े क्या मैच कर सकते हैं एक दूसरे से? मेरे सामने रिजल्ट, खाली भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ऐसे रिजल्ट्स कहीं डेंड्राइटिक सेल थेरेपी के मिले नहीं हैं जितना हमने काम कर डाला है। तो अब ये जो आंकड़े हमारे हैं, इनके आधार पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे मरीज जो आते हैं, मैक्सिमम पूल उन कैंसर मरीजों का होता है जो सब जगह से निराश हो चुके। उसमें अगर हमने 10 में 3 की लाइफ को सेव कर लिया तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं कंजर्वेटिव आंकड़े दे रहा हूं आपको। हो सकता है 5 कर रहे हो, हम 6 कर रहे हो, लेकिन मैं आपको गलत उम्मीद नहीं देता। आपको ऐसा नहीं कहता कि मैं आपको एडवर्टीजमेंट करके खींच लूं अपनी तरफ। मैंने कभी एडवर्टीजमेंट की तरह किसी मरीज से बात नहीं करी। अगर मुझसे पेशेंट्स मिलते हैं, उनको मेरे बारे में पता है, वो 5 बार मुझे हिलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये आप अपने लिए आए हो या मेरे लिए आए हो भाई? आप पहले ये पहचानो, फायदा किसका है इसमें? मैं चंद पैसों के लिए आपको कितना क्यों कन्विंस करूंगा? पैसों की बात भी कर लेते हैं। हमने हमेशा हर महीने पैसे अर्न किए और खत्म किए। हम कोई बिजनेस वेंचर नहीं चलाते हैं। कहने को कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड ही है, क्योंकि काम करने का तरीका एक ही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के करना, जिसमें आप तनख्वाहें देते हैं लोगों को, जिसमें आप किराए देते हैं मालिक मकानों को। वो आप कैसे दे देंगे? इंडिविजुअली आप अपने पैसे से तो देंगे नहीं। अगर 150 मुलाजिम आपके पास काम कर रहे हैं, जिसमें आप खुद भी एक मुलाजिम हैं, तो आप कंपनी को ही फॉर्मुलेट करेंगे, या ट्रस्ट फॉर्मुलेट करेंगे, या कंपनी फॉर्मुलेट करेंगे। 2 ही चीजें कर सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी है, लेकिन कंपनी बिल्कुल सिंपल आंकड़ों के हिसाब से चलती है। एवरी मंथ टू अर्न एंड एवरी मंथ टू स्पेंड। आई कांट सिट, मैं खाली नहीं बैठ सकता 1 महीने, मुझे काम करते रहना है। मेरे पास वो समय नहीं है कि मैं खाली बैठ जाऊंगा। मैंने एक फैक्ट्री डाली, प्लास्टिक के बर्तन बन रहे हैं, मैनेजर साहब बना रहे हैं और वो बनना शुरू हो गए, अब मैं अपने घर में जाके आराम से सो रहा हूं। ये दायरा है। तो आप इस मिशन को समझते हैं, मुझे बहुत खुशी है। भारत के विभिन्न प्रांत से, सारे जिलों से, सारे कस्बों से मेरे पास मरीज आए हैं और मैंने इलाज किया है। भारत का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां पर हमने इलाज नहीं किया है। लेकिन बस मुझे एक अफसोस होता है कि हम एंड स्टेज पे पहचाने जाते हैं, जब मरीज यूट्यूब तक पहुंचता है। हमारा नाम लेने वाला डॉक्टर नहीं है। नाम ले लिया जाए तो डॉक्टर मना कर देता है। ये बात नहीं होना चाहिए, ये बात अच्छी नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी को गलत राय दे रहे हैं, वो भी मौत के मुंह में जो बैठ रहा है, तो आप गुनाह कर रहे हैं, आप पापी हैं, आप पाप के हकदार हैं। मैंने किसी मरीज से ये नहीं कहा कि तुम आओ इलाज कराओ, तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो जमीन बेच के आ जाओ। मैंने हमेशा ये कहा कि पैसे अगर फेंकने को हैं, फेंकने को मैंने हमेशा लफ्ज बोला,
तो एक बार मौका लेके देख सकते हो। आप रात को सोते हुए भी मुझे उठा के पूछेंगे तो मैंने यही कहा, दिन में भी मैं यही कहता हूँ, मेरे सारे डॉक्टर्स भी टीम के यही कहते हैं। तो आपको ये समझाना है कि रिसर्चेस कैंसर में बहुत हो रही हैं, बहुत आगे तक हम चले गए हैं, लेकिन बेसिक इम्यून सिस्टम और बेसिक चीज़ें जिनके आधार पे कैंसर ठीक होता है वहाँ तक हम जाना नहीं चाहते, पहुँचते नहीं या पहुँचना नहीं चाह रहे हैं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बयान कर सकता। ये एकेडमिशियंस हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस चलाते हैं, उनकी ड्यूटी है कि इस चीज़ को अपने अमल में लेके आएं और इस विधि को थोड़ा सा प्रमोट करें जिससे ज़्यादा मरीजों की जान बच सके। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।